हाय। सो ठीक है भाई बालको, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारी ACLS और BLS की दूसरी क्लास। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एक मिनट रुकिए। हमारी एक क्लास हो गई थी और ये हमारी है दूसरी क्लास, है ना। अब देखो, कल की हमारी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ACLS और BLS क्या होता है ना। एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट आपके क्या क्या होते हैं ना। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि ACLS और BLS के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली जो BLS है उसको हेल्थ केयर वर्कर्स दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर है ना, वो लोग भी BLS देते हैं, जैसे कि पुलिस हो गई और आपका पैरामेडिक स्टाफ हो गया, है ना। NDRF हो गया, इसके साथ साथ फायर फाइटर्स हो गए। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, आपको BLS देते हैं। अब सुनिए, ACLS अस्पताल में दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? कोड ब्लू टीम होती है, वो ACLS प्रोवाइड कराती है, यानी कि वो लोग सर्टिफाइड होते हैं ACLS देने के लिए, है ना। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं आगे, आगे हमने पढ़ा कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है। तो देखो, कार्डियक अरेस्ट जो हमारा था उसका मतलब हार्ट का अचानक से बिल्कुल बंद हो जाना, है ना। जबकि जो हार्ट अटैक था उसके अंदर ये है कि किसी पर्टिकुलर हिस्से की ब्लड सप्लाई का बंद हो जाना क्या था, हार्ट अटैक था। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा कि उसके बाद में कि भाई कार्डियक अरेस्ट में और हार्ट अटैक में क्या क्या अंतर होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि BLS कैसे देते हैं, BLS के स्टेप देखे थे ना। तो BLS का पहला स्टेप था वेरीफाई सीन सेफ्टी, खुद की और जो भी आपका विक्टिम है उसकी सेफ्टी हमको इंश्योर करनी है। चेक द रेस्पॉन्सिवनेस, कल मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था कि कई बार लोग क्या होते हैं, एक्चुअली में जानकारी के अभाव में या फिर ओवर एक्टिंग करते हुए कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि हेल्थ केयर वर्कर का भी और हमारे सिस्टम का भी एक मजाक है ना। हमको ये देखना है कि पेशेंट रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पल्स है, ब्रीदिंग है, और अगर पेशेंट रेस्पॉन्स कर रहा है तो इसका मतलब पेशेंट को CPR की ज़रूरत नहीं है ना। कई बार आप लोग पाएंगे कि पेशेंट क्या हुआ है, हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया है, हाइपोटेंशन में चला गया है ना, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट गिर जाता है। तो जब आदमी गिर जाता है तो आप उसको CPR उसकी ज़रूरत नहीं है उस टाइम पे उसको, है ना। देखो, हमने रेस्पॉन्सिवनेस देख ली। उसके बाद में जैसे फिर क्या होगा, एक्टिवेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स। हमको इमरजेंसी रेस्पॉन्स एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट कैसे करना है कि अगर एडल्ट है और आप अकेले हैं तो क्या करेंगे, पहले फ़ोन करेंगे, उसके बाद CPR देना शुरू करेंगे। और अगर कोई बच्चा है तो आप पहले 2 मिनट CPR देंगे, उसके बाद में फ़ोन करेंगे। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप 2 लोग हैं तो किसी भी आदमी को बोलो कि भैया एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो और AED को ले आओ, अगर AED अवेलेबल है तो, है ना। ठीक है। चौथे नंबर पे क्या करना है, चेक फॉर ब्रीदिंग और पल्स। मैंने आपको बताया था कि भैया ब्रीदिंग कैसे चेक करनी है, आपको देखना है और महसूस करना है पेशेंट के चेस्ट राइज को, है ना। वहीं दूसरी तरफ अगर पल्स की बात करूं तो 1 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनके अंदर पल्स चेक की जाती है कैरोटिड, और 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर पल्स चेक की जाती है आपकी ब्रेकियल, है ना। तो ये हो गया आपका ब्रीदिंग और पल्स, दोनों साइमल्टेनियसली करनी है, लेस देन 10 सेकंड के अंदर करनी है ना। हाई क्वालिटी CPR देना। उसके बाद में सीक्वेंस ALS हो चाहे BLS हो, दोनों के अंदर CABD ही रहेगा। CABD क्यों रहेगा? क्योंकि अभी जो नई गाइडलाइन है वो ये कहती हैं कि हम ये मानते हैं कि पेशेंट के जो ब्लड है उसके अंदर कुछ हद तक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमको पहले उसी का परफ्यूजन करना है, उसके बाद में ब्रीथ डिलीवर करनी है, दोनों में, ALS हो चाहे आपका BLS हो चाहे ACLS हो, है ना। कंपोनेंट की बात करूं, कंपोनेंट के अंदर हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, जैसे कि जो चेस्ट कंप्रेशन है वो एडिकेट होना चाहिए, हथेली को कहाँ पर रखना है, कितना चेस्ट रेज होना चाहिए, कितनी देर के लिए आप रुक सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई थी। अगर ये आप कर रहे हैं तभी एक प्रॉपर रिकवरी के चांसेज हैं, है ना। नहीं करोगे पेशेंट का रिब्स फ्रैक्चर हो जाएंगी, उसको और कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा
कि एईडी का इस्तेमाल कैसे करना है। बेसिकली बीएलएस के अंदर जब आप एईडी कनेक्ट करोगे, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, तो उसके बाद से जो कंट्रोल है वो एईडी के हाथ में चला जाएगा। एईडी आपको बताएगा कि अब आपको क्या करना है, अगला है ना। उसके बाद में हमको सीपीआर कंटिन्यू कैसे करना है, मैंने आपको कल बता दिया था कि सीपीआर कंटिन्यू करने का और टीओआर, टर्मिनेशन ऑफ रेसुसिटेशन का क्या क्राइटेरिया है ना। बेसिकली आप 20 मिनट तक कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि पहली चीज तो ये हो गई कि किसी ने वो देखा नहीं है इंसिडेंट जो हुआ है ना। जो कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसका कोई विटनेस नहीं है, तो आपको ये नहीं पता कितनी देर पहले कार्डियक अरेस्ट हुआ है। दूसरी चीज क्या होती है कि मैंने 20 मिनट तक सीपीआर दे दिया है ना, हाई क्वालिटी सीपीआर दिया मैंने 20 मिनट तक। उसके बाद भी पेशेंट में लाइफ ऑफ मतलब साइंस ऑफ लाइफ नहीं दिख रहा है, तो मैं अबॉर्ट कर सकता हूँ, मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ ना। और इसके अलावा क्या है, अगर जो रेस्क्यूअर है, अगर अकेला रेस्क्यूअर है और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाए है ना, बहुत ज़्यादा थक जाए, तो उसको खुद को सीपीआर की ज़रूरत न पड़ जाए, इसीलिए भी हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनेशन ऑफ रेसुसिटेशन करते हैं ना। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है तो पेशेंट को फिर ट्रांसपोर्ट करते टाइम भी आपको सीपीआर देते हुए ले जाना है ना। अब देखिए, ये बात हो गई थी हमारी कल की क्लास में। बेसिकली हमने बीएलएस पढ़ लिया था, है ना, बीएलएस और सीपीआर हमने देख लिया था। अब कुछ चीजें हैं जो बीएलएस को एसीएलएस से अलग बनाती है ना। अब एसीएलएस के अंदर कौन कौन से अलग स्टेप है उनको हम पढ़ेंगे। बाकी सारी चीजें हम बीएलएस में पढ़ चुके हैं। सीपीआर कैसे देना है, कितने कंप्रेशन देने हैं, कहाँ हाथ रखना है, कितना चेस्ट रेज होना है, कितनी सेकंड के लिए आपका रेस्पिरेशन रहेगा, वो सब पढ़ लिया है। ठीक है, जो चीज ऐड होगी वो अब मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो ये ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ना। अब देखो, हम लोग चलते हैं सबसे पहले एसीएलएस। बेसिकली एसीएलएस क्या है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट है ना, आपका एसीएलएस है। ठीक है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट है। इसके बाद में अब जैसे हॉस्पिटल है ना, उसमें भी अगर कोई पेशेंट कोलैप्स हुआ तो उसको सबसे पहले क्या शुरू होता है, बीएलएस ही शुरू होता है ना। एसीएलएस मैंने आपको बताया था, स्पेशली ट्रेंड लोग होते हैं वही एसीएलएस देते हैं, उसके अलावा एसीएलएस कोई नहीं देता। ठीक है, अब सुनिए, उन लोगों को बुलाना कैसे है? तो देखो, हॉस्पिटल के अंदर कोड अनाउंस होता है। बेसिकली हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है उसमें हर चीज के लिए हमने कोड कर रखे हैं ना। कलर कोड, कैनुला ले लो, कलर कोड है। किसी भी ट्यूब का साइज ले लो, कलर कोड है ना। ट्राइएज ले लो, कलर कोड है ना। इसी तरीके से किसी भी सिचुएशन के लिए अलग अलग कलर कोड डिसाइड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं यही बात करूं अपने कार्डियक अरेस्ट की, तो कार्डियक अरेस्ट में अडल्ट कार्डियक अरेस्ट का कोड होता है कोड ब्लू, है ना। और जो नियोनेटल कार्डियक अरेस्ट होता है उसका कोड होता है कोड पिंक या कोड लेवेंडर, है ना। जब भी आपका हॉस्पिटल ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जैसे आप किसी अस्पताल को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर वो लोग आपको सिखाएंगे कि हमने किस चीज को कौन सा कोड दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा क्या होता है, बेसिकली यूनिवर्सल कोड है। आप दुनिया के किसी भी कोने के अस्पताल में जाकर अगर नौकरी करेंगे तो ये कोड सेम ही रहेंगे, ये कोड बदलते नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, आग लग गई, तो आग लगने का क्या कोड है, कोड रेड है ना। और जैसे कोड ब्लैक होता है अगर एक्सप्लोजिव थ्रेट है ना। अस्पताल में कोई बम मिल गया, ठीक है, या फिर कोई एक्सप्लोजिव है, तो उसके लिए क्या है, कोड ब्लैक अनाउंस होता है, कोड ग्रे अनाउंस होते हैं ना। तो ये बहुत सारे कोड होते हैं। ठीक है, अच्छा, यहीं पर आप एक चीज समझ लीजिए कि कोड अनाउंस कैसे होता है किसी अस्पताल में ना। तो अस्पताल में मान लीजिए जैसे एक 10 स्टोरी बिल्डिंग है ना, 10 मंजिला इमारत है, उसके अंदर 6th फ्लोर पे मुझे कोड ब्लू अनाउंस करना है। तो कोड ब्लू कैसे अनाउंस होगा, कोड ब्लू थ्रू आउट हॉस्पिटल अनाउंस होता है ना, पूरे अस्पताल में अनाउंस होता है। किसी भी कोड की सिचुएशन हो, इनमें से कोई सा भी कोड है ना, अनाउंस कैसे होता है, जैसे 6ठे फ्लोर पर था ना, तो हम बात करेंगे तो अनाउंस कैसे होगा, कोड ब्लू, 6th फ्लोर, रूम नंबर इतना। ठीक है भाई, कौन सा कोड है, कौन से फ्लोर पर है, और कौन सा रूम नंबर है, किस जगह पर है, ये अनाउंस करता है। बेसिकली जब आप अस्पताल में देखेंगे बहुत सारे स्पीकर लगे हुए होते हैं, है ना। हर फ्लोर पे एक जैसे कुछ चीजें आपको कॉमन सीलिंग के अंदर देखने के लिए मिलती है ना। फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए होते हैं ना। इसके साथ साथ वो जो आपका है, फायर अलार्म्स लगे हुए होते हैं। वहीं पर स्पीकर लगे हुए होते हैं। जैसे मैं एक अस्पताल में काम किया,
वहाँ उसका इस्तेमाल होता था, जो आपका कोड अनाउंसिंग सिस्टम होता है, उसका इस्तेमाल करते थे गार्ड की भाई अपना पार्किंग वो पर्चा काउंटर के सामने से गाड़ी हटा ले, नहीं तो मैं हवा निकाल दूंगा। उसका प्रॉपर इस्तेमाल क्या है? उसका प्रॉपर इस्तेमाल है कोड अनाउंस करने के लिए, उसके अलावा उसको ऑन नहीं किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कोड फॉर कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट ना। हम इस चीज को कार्डियक अरेस्ट को छोड़ करके कंबाइंड टर्म इस्तेमाल करेंगे, कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट है ना। जब आपको पेशेंट मिलेगा तो उसका सांस भी रुक गया होगा और उसकी धड़कन भी रुक गई होगी, ठीक है। अच्छा, कोड कौन कौन से होते हैं? तो देखो, अडल्ट के अंदर कोड ब्लू, और नियोनेट के अंदर कोड पिंक। पिंक और लेवेंडर होता है ना। पिंक की आप मान लो पिंक ही होता है, यूनिवर्सली तो पिंक ही है ना। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि भाई हमने बात कर ली कोड ब्लू की है ना। स्पेशलाइज लोग होते हैं, कौन कौन लोग होते हैं, है ना। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। कोड ब्लू टीम में होता कौन कौन है, यानी कि जो आपको रेसुसिटेट करने वाला है, जो आपको ACLS देने वाला है, वो लोग कौन कौन होते हैं। देखो, बेसिकली कोड ब्लू टीम के अंदर 6 मेंबर होते हैं ना। कई जगह पर आपको 8 भी मिलेगा, होते 6 ही हैं। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो देखो, कौन कौन 6 लोग होते हैं? सब 6 लोग होते हैं और 7 उनके रोल होते हैं, है ना। तो देखो, 6 लोग कौन कौन होंगे। सबसे पहला आदमी जो होगा वो होगा आपका टीम लीडर, ठीक है। यानी कि एक आदमी ऐसा होगा जो उस टीम को लीड करेगा। कौन हो सकता है? फिजिशियन हो सकता है, कोई बहुत सीनियर नर्स हो सकती है, या फिर ICU का डॉक्टर हो सकता है, जो कि ACLS टीम को लीड करता है ना। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि इसका रोल क्या है ना, ये आदमी करेगा क्या। तो देखो, टीम लीडर जो पूरा कोड है उसको डायरेक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद में लीडर और क्या काम कर सकता है? असाइन रोल्स, है ना। जो टीम के मेंबर हैं उनको क्या क्या काम करना है ये असाइन करेगा, भाई लीडर का यही तो काम है। इसके अलावा मेक मेडिकल डिसीजन। मेडिकल डिसीजन जैसे कि ड्रग ऑर्डर्स, और आपका TOR ही मान लेते हैं ना, टर्मिनेशन ऑफ रेसुसिटेशन एफर्ट, है ना। ये आपको बताएगा कि आपको कौन सी दवा देनी है ना। शॉक देना है, नहीं देना है, कितने जूल का देना है, तो ये सारी चीजें ये आदमी करता है ना। और कब रेसुसिटेशन बंद कर देना है ना। जैसे इसके अंदर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि टाइम ऑफ डेथ कैसे अनाउंस किया जाता है ना। तो देखो, सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा, पहला मेंबर टीम लीडर, दूसरा एयरवे मैनेजर। एयरवे मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या होगी? या तो वो एनेस्थेटिस्ट होगा, है ना, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होगा, या फिर रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होगा। दो में से कोई एक हो सकता है। क्या करेगा ड्यूरिंग कोड, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं कोड ब्लू की। कोड ब्लू के दौरान जो आपका एयरवे मैनेजर है उसका काम क्या होगा? तो देखो, सबसे पहला काम, इसका काम है एयरवे की पेटेंसी को मेंटेन करना, है ना। पेटेंट एयरवे रखता है ये। उसके लिए इसको जो करना पड़े ये वो करता है। क्या क्या कर सकता है? देखो, एक प्रॉपर पोजीशन देगा। कौन सी? कल ही मैंने आपको बताया था, हेड इंजरी है जॉ थ्रस्ट देते हैं, नहीं तो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट पोजीशन देते हैं। उसके बाद में मोस्ट कॉमनली यूज जो मेथड है वो है आपका बैग मास्क वेंटिलेशन।
बैग मास्क वेंटिलेशन देता है ना। बैग मास्क वेंटिलेशन कैसे देता है? बैग मास्क वेंटिलेशन होता क्या है? बेसिकली दिया जाता है एम्बू, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट से, ठीक है, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट से। अब बीएलएसआर इसके अंदर एक कॉमन हो सकता है, जैसे जब बीएलएस दे रहे हो सकता है आपके पास में ऑक्सीजन उपलब्ध ना हो, यहां पर विद ऑक्सीजन बैग मास्क वेंटिलेशन दिया जाता है, ठीक है। एम्बू बैग को आपको ऑक्सीजन से कनेक्ट करना पड़ता है अगर आप एम्बू कर रहे हो ना, ठीक है। बेन सर्किट से देते हैं, बहुत सारी चीजें का इस्तेमाल होता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एयरवे मैनेजर तीसरा काम क्या कर सकता है? एडवांस एयरवे। हालांकि ये चीज मैं आपको एक अलग क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी इतना सा आप समझ लीजिए कि एडवांस एयरवे पेशेंट की जब तक हम साइनस रिदम नहीं ले आते हैं ना, एक ऐसी रिदम जो ऐसे नोड से अराइज हो, वो रिदम नहीं ले आते हैं, तब तक हमको ब्लाइंड इंसर्शन डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं करना होता है। ब्लाइंड इंसर्शन, सॉरी, देखो दो तरीके के डिवाइस होता है ना। एक जिसको गाइडेड इंसर्शन डिवाइस होते हैं, जिसको हमको देखने के लिए जरूरत पड़ती है, लैरिंगोस्कोप डालना पड़ता है। तो लैरिंगोस्कोप जब डालना है ना, तो मोस्ट कॉमनली अवॉइड किया जाता है जब आप रेसुसिटेट कर रहे हो पेशेंट को, है ना, ईटी नहीं डाली जाती है। ईटी कब डालेंगे? जब एक बार रिदम आ जाएगी, एक बार रिदम आ जाएगी उसके तुरंत बाद ईटी डाल देंगे, उससे पहले ईटी नहीं डालते हैं। उसके अलावा ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? तो ऑप्शंस हो सकते हैं ओरोफेरिंजियल एयरवे, ठीक है, इसके अलावा ओरोफेरिंजियल एयरवे हो गया, लैरिंजियल मास्क एयरवे हो गया, और एंडोट्रैकियल ट्यूब भी हो गई, ठीक है। ईटी भी हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन डालते नहीं है, क्लिनिकल प्रैक्टिस का मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब तक रिदम नहीं आएगी ईटी नहीं डाली जाती। अच्छा ठीक है, ये हो गया। ये दो रोल मैंने आपको बता दिए, एक तो टीम लीडर है और दूसरे नंबर पे हमारा क्या है? एयरवे मैनेजर, है ना। अब देखो तीसरा आदमी हमारा क्या है? कंप्रेसर है। कंप्रेसर का मतलब जो चेस्ट कंप्रेशन देगा, है ना। चेस्ट कंप्रेशन देने वाले आदमी का क्या काम होगा? जो मैंने आपको बता ही दिया कि चेस्ट कंप्रेशन देगा, तो चेस्ट कंप्रेशन सीपीआर प्रोवाइडर, चेस्ट 100:2, और डेप्थ कितनी होगी हमारी यहाँ पर? 2 इंच। अडल्ट में मैंने आपको बताया था 1.5 इंच, नियोनेट में बताया था ना। अब देखो इसके अलावा ये बदल जाएगा। देखो 2 मिनट के अंदर 30:2 के 5 साइकिल चलते हैं। जब 5 साइकिल आदमी दे लेगा तो फटीग से बचने के लिए, थकने से बचने के लिए रेस्क्यूअर चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में सॉरी सीपीआर जो प्रोवाइडर है वो बदल दिया जाएगा, वो दूसरा आदमी आ जाएगा ना। इसके अलावा नेक्स्ट आता है डिफेब्रिलेटर ऑपरेटर, है ना। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ACLS की। ACLS के अंदर मैनुअल डिफेब्रिलेटर का इस्तेमाल होता है, जबकि जो आपका BLS था उसके अंदर AED का इस्तेमाल होता था ना। वहाँ मशीन आदमी को चलाती थी, यहाँ आदमी मशीन को चलाएगा। तो इसके लिए एक आदमी की जरूरत होती है जो क्या है? डिफेब्रिलेटर को ऑपरेट करता है। ये क्या करता है? अटैच डिफेब्रिलेटर को अटैच करता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है? सीपीआर कोच का काम करता है। सीपीआर कोच यानी कि इससे पहले वाला जो बंदा था जो सीपीआर दे रहा था, ये उसको बताएगा कि सही सीपीआर आप दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। किसी जगह अगर मान लीजिए कहीं पर भी हाई क्वालिटी सीपीआर कॉम्प्रोमाइज होता है, तो ये आदमी वहां पर उसको बताता है। जैसे कि हम लोग क्या सीखे हैं कि एल्बो स्ट्रेट रखनी है जब आप सीपीआर दे रहे हो, है ना। अगर कहीं एल्बो मुड़ गई तो ये बताएगा, है ना। उसके अलावा मान लीजिए कंप्रेशन डेप्थ कम हो गई, है ना, प्रॉपर कंप्रेशन नहीं है या फिर बढ़ गई, तो कौन बताएगा? ये सीपीआर कोच बताएगा, है ना। क्योंकि डिफेब्रिलेटर का इस्तेमाल वही 3 से 5 मिनट के अंतराल में होता है ना। बार बार डिफेब्रिलेटर का इस्तेमाल नहीं होता है। 3 से 5 मिनट तक ये आदमी फ्री रहेगा, तो ये क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व किस चीज को करेगा?
कि भैया जो डेप्थ है वो सही है या नहीं है। अटैच डिफिब्रिलेटर और मॉनिटर, ठीक है, जो हमने स्वैप किया था, जो बदल दिया था उसको, उसको बदलने का काम इसका है। ये कहेगा कि अब आप हट जाइए, दूसरा आदमी आएगा, है ना। ठीक है, इसके अलावा एक नर्स होती है जो कि आईवीआईओ एक्सेस नर्स होती है ना। आईवीआईओ एक्सेस नर्स, आईवीआईओ एक्सेस नर्स क्या करती है? देखो, जब अस्पताल में पेशेंट मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आईवी लाइन तो उसको ले रखी होगी उन्होंने, है ना। लेकिन मान लो कि पेशेंट जनरल वार्ड में था और उसको उन्होंने 22 नंबर का कैनुला लगाया हुआ है, तो ये नर्स क्या करेगी? एक लार्ज बोर कैनुला एक्सेस करेगी मेडिकल इमरजेंसी के अंदर, है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो आपका कार्डियक अरेस्ट है उसका अंडरलाइन कॉज क्या हो? हाइपोवोलीमिया हो, हमें लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड देना पड़ जाए, तो इसलिए आईवी लाइन एक्सेस करती है लार्ज बोर की, है ना। इसके अलावा क्या करती है? आईओ एक्सेस लेती है। आईओ इंट्रा ऑसियस लाइन का एक्सेस लिया जाता है ना, ये भी एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। तो देखो, आईओ एक्सेस लेते हैं। आईओ एक्सेस और आईवी एक्सेस के अंदर अंतर क्या है? बेसिकली अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, टाइम कम है इसका मतलब अगर आपको 10 से 15 सेकंड के अंदर एक एक्सेस चाहिए जिसमें आपको मेडिसिन इंस्टिल करनी हो, तो आप आईओ का इस्तेमाल करते हैं ना। जहां पर इजीली आईवी लाइन नहीं ले पाए वहां पर हम लोग आईओ लाइन लेते हैं, इंट्रा ऑसियस लाइन लेते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, ब्लाइंड इंसर्शन होता है उसका ना, एक अप्रोप्रिएट प्लेस पर आप इंसर्ट करते हो और उसके बाद में मेडिसिन इंस्टिल कर देते हो ना। दूसरा, ये मतलब एक तरीके से आप ये लगा लीजिए कि ये फास्टेस्ट वे है मेडिसिन को डिलीवर करने का ना। विद इन सेकेंड्स आपके पूरे ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। तो आईवी आईओ एक्सेस नर्स क्या करती है? एस्टैब्लिश आईवी आईओ लाइन, ठीक, आईवी आईओ लाइन लेती है। उसके अलावा ब्लड सैंपलिंग, सीपीआर में ब्लड सैंपलिंग भी हम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अरे हाइपरकेलीमिया है, हाइपोकेलीमिया है ना, या फिर इन चीज़ों की वजह से भी तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो उसको हम लोग पता करने के लिए तुरंत क्या लेते हैं? ब्लड सैंपलिंग भी करवाते हैं ना। इसके अलावा और क्या करती है? मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा मेडिकेशन नर्स। मेडिकेशन नर्स या फिर कोड रिकॉर्डर। मेडिकेशन नर्स क्या करती है? प्रिपेयर एंड गिव ड्रग्स। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो आप लोग कि कहीं पर भी ना, जैसे वार्डों के अंदर क्रैश कार्ट जो होती है वो रेडी रहती है। क्रैश कार्ट का स्टाफ अलग होता है ना। इसके अलावा इंट्यूबेशन ट्रॉली भी हमेशा प्रिपेयर्ड रहती है। सॉरी, जो आदमी इंट्यूबेशन करेगा, है ना, जिस आदमी का काम है इंट्यूबेशन करना, वो आते ही सबसे पहले अपने शिफ्ट पे आते ही क्या करता है? अपनी ट्रॉली को चेक करता है। और जो ये मेडिकेशन नर्स है, ये क्या करेगी? ये हालांकि इस टाइम इसका काम मेडिसिन देना है, लेकिन मेडिसिन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहती हैं। जैसे कि जितने भी सीपीआर ड्रग्स हैं वो प्रीफिल्ड सिरिंजेस के अंदर होता है ना। डिजायर्ड जो रेशियो है उसमें प्रीफिल्ड सिरिंजेस होती हैं, इसका काम उस टाइम पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करना है ना। लेकिन इसको ये रूल असाइन हुआ है, तो इसका मतलब ये आते ही क्या करेगी? अपने शिफ्ट पे ये वेरीफाई करेगी कि ये सारी चीजें तैयार हैं कि नहीं है। आप, ऐसा नहीं है कि अब जैसे कोड ब्लू हुआ और अब आप तोड़ रहे हो कि अब मुझे एपिनेफ्रिन का एम्प्यूल तोड़ना है। नहीं, उसका पहले से 1:10 है, जितना भी रेशियो है वो सब कुछ बना हुआ प्रिपेयर्ड रहता है, जो डिजायर्ड डोज होती है उनकी ना। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में एक आदमी होता है, रिकॉर्डर नर्स, है ना। छठा हमारे नंबर का जो मेंबर है वो क्या होती है? रिकॉर्डर नर्स होती है। रिकॉर्डर नर्स क्या करती है? बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑल इवेंट्स।
बेसिकली ये क्या करती है, कैसे करती है, फिल कोड रनिंग शीट, है ना। उसी जो क्रैश कार्ट है उसी पे कोड रनिंग शीट होती है। उस कोड रनिंग शीट को भरने का काम किसका है, उस कोड रनिंग शीट को भरने का काम आपके रिकॉर्डर का है। रिकॉर्डर कौन है, डॉक्यूमेंटेशन नर्स होती है, ठीक है। कब सीपीआर, ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, कब सीपीआर शुरू हुआ, कितने टाइम तक आपने क्या किया, वो सब कुछ इसके अंदर लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, बेसिकली ये काम आता है आपके क्वालिटी कंट्रोल में, है ना। कहाँ आपसे गलती हुई, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, वो सब कुछ। इसके अलावा ये आपको बचाता है किससे, भाई जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचाता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको कोड ब्लू रनिंग शीट क्या होती है। तो कोड ब्लू रनिंग शीट देखो, जैसे ये कोड ब्लू रनिंग शीट है ना, इसके अंदर पेशेंट का नेम है, आईपीडी नंबर है, डेट कहाँ है, ठीक है। उसके बाद में इवेंट कहाँ रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि जैसे वार्ड में हुआ है, उसके बाद में किस जगह हुआ। अब उसके बाद में कि ये देखिए, वॉज ए हॉस्पिटल वाइड रेसुसिटेशन रेस्पॉन्स एक्टिवेटेड, यानी कि पूरे हॉस्पिटल में कोड अनाउंस हुआ था कि नहीं हुआ था, यहाँ पर हम यस नो टिक करेंगे ना। उसके बाद में विटनेस्ड, यानी कि आपके सामने हुआ कि नहीं हुआ, कार्डियक अरेस्ट ना। उसके बाद में जब आप पहुंचे तो पेशेंट कॉन्शियस था कि नहीं था, है ना। उसके बाद में जैसे एयरवे की बात करते हैं, तो जब स्टार्टिंग जब हुई थी तो एयरवे स्पॉन्टेनियस था, एपनिया था या असिस्टेड था। तो ये सारी चीज़ें भरनी होती हैं। इसके अलावा ये जैसे टाइम है ना, टाइम चल रहा है, तो टाइम चल रहा है तो यहाँ पर 0 मिनट, यानी कि जब स्टार्ट हुआ तो रेस्पिरेशन कितना था, पल्स कितना था, बीपी कितना था, रिदम कितनी थी, है ना। उसके अलावा अगर आपने डिफेब्रिलेटर किया है, कार्डियोवर्जन किया तो कितने जूल पे किया, उसके बाद एमिडेरोन का स्टेट डोज कितना दिया, एट्रोपिन दिया तो कितना दिया, एपिनेफ्रिन, लिडोकेन, है ना, सोडा बाइकार्ब, डोपामीन, डोब्यूटामीन, ये सारी चीज़ें दी है ना। उसके अलावा आपने क्या लिया कि कितने बजे सेंट्रल लाइन ली, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर भरनी होती हैं। आउटकम क्या आया कि भाई रेसुसिटेशन एंड कितने बजे हुआ, रिटर्न ऑफ सर्कुलेशन यानी कि आरओएसी हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ देखनी है। लेस देन 20 सेकंड में हुआ कि नहीं हुआ, या फिर हमने टीओआर कर दिया, टर्मिनेशन ऑफ रेसिस्टेशन एफर्ट कर दिया, तो ये सारी चीज़ें एक कोड रनिंग शीट में कौन भरता है, रिकॉर्डर भरता है। इसके अलावा अब ये देखिए, अभी क्वालिटी कंट्रोल का मामला है कि जैसे एयरवे था, एयरवे मेंटेन करने में आपको डिले तो नहीं हुआ, मल्टीपल अटेम्प्ट तो नहीं लगे, पेशेंट ने एस्पिरेट तो नहीं कर लिया था, जैसे वैस्कुलर एक्सेस है तो इसके बाद में कोई इशू तो नहीं आया, डिले तो नहीं हुआ, इन्फिल्ट्रेशन या डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ। तो ये एक पर्टिकुलर पेशेंट जो एफिकेसी है, जो केयर प्रोवाइडर है उसकी, उसको डिनोट करता है ना। ये बहुत क्रूशियल मामला है। ऐसे ही एरे गैरे को कोड ब्लू टीम में शामिल नहीं किया जाता है। अगर इसमें मान लो एक आध कोड में आपकी गलती हो गई तो आपको फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, फिर एक नए आदमी को लिया जाएगा जो अपनी जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से निभा सके, है ना। तो ये होती है कोड रनिंग शीट, जो कि अच्छे अस्पतालों में होती है, ठीक है। बाकी अस्पताल बुरे भी होते हैं। चलिए ये सब छोड़िए, अब हम लोग शुरू करते हैं स्टेप्स ऑफ एसीएलएस, है ना। एसीएलएस के स्टेप क्या हैं, तो देखो, स्टेप ऑफ एसीएलएस शुरू होता है आपके स्टेप ऑफ बीएलएस के बाद में। कोड अनाउंस हुआ, आप निकल लिए अपने गंतव्य की तरफ, जहां जाना है वहां के लिए आप निकल लिए। निकलने के बाद में आप पहुंचे, तब तक वहां पर कोई भी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर था वो सीपीआर दे रहा था, बीएलएस दे रहा था। स्टेप ऑफ एसीएलएस क्या होगा, आपने जाते के जाते क्या किया, मॉनिटर अटैच किया और ऑक्सीजन अटैच किया, अगर नहीं है तो। लेकिन ज्यादातर जगह ये काम भी बीएलएस वाले ही कर देते हैं अगर हॉस्पिटल में हुआ है ना, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला रोल, एनालाइज द रिदम। जब आपने मरीज को देखा, जब मॉनिटर को देखा तो उसके अंदर रिदम आ रही थी, रिदम को आपने एनालाइज किया। रिदम दो तरीके की होती है, या तो शॉकेबल रिदम होती है या फिर नॉन शॉकेबल रिदम होती है ना। शॉकेबल रिदम कौन सी होती है, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। नॉन शॉकेबल रिदम कौन सी होती है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और एसिस्टोल। ये पल्सलेस
ये क्या है आपकी नॉन शॉकेबल रिदम, है ना। पता कैसे करोगे कि शॉक देना है कि नहीं देना है, या फिर कौन सी शॉकेबल रिदम है कि नहीं, है ना। ये सब चीजें अभी क्लियर कर देता हूँ, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएंगी, है ना, कि कौन सी जो है आपकी शॉकेबल रिदम है और कौन सी आपकी नॉन शॉकेबल रिदम है ना। देखो, सबसे पहली चीज आप ये समझो कि जब हम शॉक दे रहे हैं किसी पेशेंट को, है ना, तो शॉक क्या करता है। क्या करता है भाई शॉक, है ना। हार्ट को स्टिमुलेट करता है? नहीं, हार्ट को रोक देता है ना। जब भी आप शॉक डिलीवर करते हैं तो वो शॉक क्या करेगा, आपके हार्ट में जितनी भी इम्पल्सेज हैं उनको बंद कर देगा अचानक से, ठीक है। अब देखो, अगर बहुत ज्यादा इम्पल्स होंगी, है ना, तभी उनको बंद करने की जरूरत है। जब इम्पल्स है ही नहीं तो क्या बंद करोगे, ठीक है। पहली चीज तो गई, इम्पल्स है ही नहीं तो क्या चीज बंद करोगे। और दूसरा, इम्पल्स है तो सही लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है, मतलब उससे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तब भी देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो हम डिफेब्रिलेशन दे रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, कि जो बहुत सारी इंपल्सेस मिमिक हो रही हैं, बहुत सारी इंपल्सेस अराइज हो गई हैं, उन इंपल्सेस को क्या करना है, रोक देना है, हार्ट को बंद कर देना है। हमारे शॉक देने का मतलब ये है। अगर आप इतनी सी चीज समझ गए तो आपको पूरा एसीएलएस समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको पल्ले से बांध लो अपने, कि शॉक कब दे रहे हैं, जब हमको हार्ट बंद कर देना है, ठीक है। हार्ट को स्टिमुलेट शॉक से नहीं किया जाता, ठीक है। स्टिमुलेट करने के लिए पेसिंग देते हैं, वो अलग चीज है, गति बढ़ाते हैं हार्ट के ना, वो अलग है। उसके अंदर बहुत लो वोल्टेज का करंट दिया जाता है, वो एक स्टिमुलेशन है। अभी हम हाई वोल्टेज करंट दे रहे हैं, तो हाई वोल्टेज करंट से क्या होगा, आपका हार्ट बंद होगा, ठीक है। कैसे, देखो सबसे पहली जो रिदम है, ये मैं आपको बता, दो तरीके की रिदम थी, शॉकेबल और नॉन शॉकेबल। शॉक किस में देंगे, जिसके अंदर बहुत सारी इंपल्स। शॉक किस में नहीं देंगे, जिसमें या तो इंपल्स इफेक्टिव नहीं है, इंपल्स है ही या नहीं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वेंटिकुलर फिब्रिलेशन की। वेंटिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली देखो, जो अपना कंडक्टिव सिस्टम है वो क्या करता है, एसए नोड, एबी नोड, परकिंजे फाइबर, है ना, तीनों का जो अलग अलग रेट पर ये इंपल्स जनरेट करता है ना। तो देखो, 80 से 100 एसए नोड, उसके बाद में 40 से जो आपका 60 एबी नोड, और उससे कम, ठीक है। ये एक आप बेसिक लगा लो, ऐसा होता है ना। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं 350 से ज्यादा रेट की, ठीक है। अब जब 350 से ज्यादा इंपल्स आ जाएंगे, तो पहली बात तो इंपल्स आई कहां से 350, भाई मैक्सिमम कैपेसिटी जब हमारी 100 तक है तो 350 कहां से आ गई, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नोड, एबी नोड को छोड़ के हर तरफ से इंपल्स जनरेट होने लगते हैं, हर तरफ से इंपल्स ट्रिगर होने लगती है। पहली चीज होगी, जब हर तरफ से इंपल्स ट्रिगर होगी, तो देखो बात ऐसी होगी कि अगर आपको मैं, वो वाली बात है कि अगर मैं 1 मिनट में हाथ को 10 बार बंद करूं ऐसे, तो मैं पूरा बंद कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 मिनट में मुझे हार्ट को 350 बार बंद करना पड़े इस मेरे हाथ को, तो मैं बंद कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। तो लास्ट में बस यही होगा, हाथ फड़फड़ाएगा, बंद नहीं होगा, है ना। तो इम्पल्स के साथ में जो मस्क्यूलर एक्टिविटी है उसका कोऑर्डिनेशन ही नहीं बैठेगा, है ना। तो देखो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अभी पूरी सारी चीजें बता देता हूँ ना। देखो, सबसे पहले ये क्या होती है, एक कैओटिक irregular activity of ventricles, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कोई हार्ट बीट होगी क्या, नहीं, ठीक है। और जब हार्ट बीट नहीं होगी तो कार्डियक आउटपुट होगा क्या, ये भी नहीं होगा,
ठीक है। नो कार्डियक आउटपुट, नो हार्ट बीट, ठीक है। ओनली बहुत सारी क्या है, इरेगुलर एक्टिविटी है वेंट्रिकल्स की, है ना। इसके बाद में देखो, आप बेसिकली ईसीजी के अंदर पी वेव होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है और टी वेव होती है। इन तीनों को ही इसमें कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये जो बहुत सारे जो ये चल रहे हैं ना आपके, ये इरेगुलर है, यानी कि इसका साइज और शेप अलग अलग है, पहली चीज हो गई। दूसरा, इसके अंदर कहीं पर भी आप जो आपकी एक्टिविटी है, जो आपकी जो बेसिकली वेव फॉर्म है, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये कौन सी वेव है, ये कौन सी वेव, कौन सी वेव, कुछ नहीं है, ठीक है। शॉकेबल क्यों है? क्योंकि इसका जो रेट है ना, 350 से भी ज्यादा होता है, ठीक है। ये तार है जो हिल ही रहा है, हिल रहा है तो हमको इसको बंद करना पड़ेगा एक बार। बंद करोगे, उसके बाद क्या होगा, जो आपका ऐसे नोड है ना, वो ओवरकम कर लेगा इसको। जैसे ही आपने हार्ट को बंद, अच्छा, इसके साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज ये समझो कि जैसे ही मैंने हार्ट को बंद किया, है ना, हमने शॉक डिलीवर किया, डिलीवर करने के तुरंत बाद हमको पल्स चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तो हार्ट को बंद ही कर दिया। तो तुरंत बाद क्या करना है, हमको 2 मिनट तक सीपीआर देना है। उससे पहले हमको उम्मीद नहीं करनी कि हमको पल्स चेक करनी है। समझ रहे हो? स्टिमुलेट करते तो पल्स चेक करते, स्टिमुलेट नहीं कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो पल्स चेक नहीं करनी है, 2 मिनट तुरंत सीपीआर देना है, ठीक है। तो अगर आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दिखे, तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के दिखते पेशेंट को क्या करना है, सबसे पहले शॉक डिलीवर करना है, ठीक है। शॉकेबल रिदम में एसीएलएस का फर्स्ट स्टेप क्या है? डिलीवर द शॉक, ठीक है। चलो, और शॉकेबल रिदम देखते हैं, और कौन कौन सी शॉकेबल रिदम होती है आपके ना। पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया दो तरीके का, विद पल्स, विदाउट पल्स। पल्स फील हो रही है, शॉक डिलीवर करोगे क्या? नहीं, ठीक है। पल्स फील नहीं हो रही है, शॉक डिलीवर करोगे क्या? करेंगे, ठीक है। अगर पल्स फील हो रही है, तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को मैनेज करने के लिए एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स दी जाती है ना। वो डॉक्टरों का प्रोटोकॉल है, उसका अपने एसीएलएस से लेना देना नहीं है, ठीक है। पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अच्छा, यहाँ दो ईसीजी मैंने आपको दिखाई है ना, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की दो ईसीजी है ना। एक के अंदर तो क्या है, जो आपकी वेव बन रही है, इनका लेंथ जो है एक जैसा है, ठीक है। इनकी मॉर्फोलॉजी सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोमॉर्फिक पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, मोनोमॉर्फिक पीवीटी, ठीक है। जो दूसरे नंबर पर है, उस दूसरे नंबर वाले को देखो, इसके अंदर कहीं तो साइज कम है, कहीं साइज ज्यादा है, तो मॉर्फोलॉजी एक होगी क्या? नहीं, पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। पॉलीमॉर्फिक पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो गया है ना। अच्छा, मैं आपको एक चीज ये दिखाता हूँ, ये चीज नोटिस करो कि जो हमारा फिब्रिलेशन था, उसमें जो वेव की एम्पलीट्यूड था वो बहुत कम है, ठीक है। वो इस तरीके का है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की, तो वो एम्पलीट्यूड उसका ज्यादा है, ठीक है। वेंट्रिक एम्पलीट्यूड कम और ज्यादा हो रहा है, ठीक है। देखो, दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा, पल्स नहीं होगी, हार्ट बीट नहीं करेगा, कार्डियक आउटपुट नहीं होगा, पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, दोनों कंडीशन के अंदर। अगर पल्स आ रही है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, आपका पेशेंट कॉन्शियस होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। चलिए, ये बात कर ली हमने आपकी शॉकेबल रिदम की।
बहुत ज्यादा इम्पल्स है भाई, मैंने आपको पहली चीज बता दी थी कि हमको हार्ट रोकना है। इतनी ज्यादा इम्पल्स है तो रोकोगे तभी तो एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स शुरू हो पाएगा। तो इन सबको क्या करना है, हमको रोक देना है, रोकने के लिए हमको शॉक देना है। ठीक है, अब देखते हैं साहब। दूसरे नंबर पे आती है नॉन शॉकेबल रिदम, करंट कब नहीं देना है। अब जो आप ईसीजी देख रहे हो, ये क्या है, ये पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। मैंने इसको पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्यों कहा, भाई देखने में तो ये लगभग लगभग ब्रेडिकार्डिया तो है, ठीक है, पी वेव दिख रही है इसके अंदर, तो साइनस रिदम भी है ना, लेकिन फिर भी ये मतलब ये तो कहानी समझ नहीं आई। ये अब नॉर्मल कैसे है, लग तो नॉर्मल ही रही है ना। दुनिया की कोई भी रिदम, है ना, चाहे ब्रेडिकार्डिया हो, टेकिकार्डिया हो, अगर उसके साथ में पल्स आपको फील नहीं हो, तो वो क्या है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। इसका एक दूसरा नाम भी बहुत सुंदर रखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिसएसोसिएशन। अरे बेसिकली आपके हार्ट के अंदर जो इम्पल्स जनरेट होते हैं ना, उसका एक ही काम है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना। यहाँ पर इम्पल्स जनरेट हो रही है, ट्रैवल कर रही है, सब सही है, लेकिन हार्ट बीट नहीं कर रहा है। उसके साथ जो मसल्स को जो रेस्पॉन्स करना चाहिए ना, वो मसल उस तरीके का रेस्पॉन्स नहीं कर पा रही है। उसके साथ मसल उस तरीके का आपका रेस्पॉन्स नहीं कर पा रही है, तो शॉक दोगे क्या, नहीं। अरे बहुत ज्यादा इम्पल्स थोड़ी है हमारे पास में, इम्पल्स तो बिल्कुल फिक्स है बेचारी, है ना, इम्पल्स जैसी आनी चाहिए थी वैसी आ रही है। लेकिन उसके बाद में, इसके बाद में भी क्या है, हार्ट में एक्टिविटी नहीं है, तो चेस्ट कंप्रेशन तो दोगे लेकिन शॉक डिलीवर नहीं करोगे, शॉकेबल रिदम नहीं है ना। देखो, लिख लेते हैं इसके बारे में। देखो, ईसीजी ईसीजी शोज ऑर्गेनाइज्ड रिदम, ईसीजी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड रिदम दिखती है ना, लेकिन नो हार्ट बीट, नो कार्डियक आउटपुट। इसके साथ साथ पेशेंट अनकॉन्शियस एंड अनरेस्पॉन्सिव। अनकॉन्शियस है, अनरेस्पॉन्सिव है ना। आप देखो, दूसरे नंबर पे आती है आपकी नॉन शॉकेबल रिदम, है ना। शॉकेबल रिदम हो गई और नॉन शॉकेबल रिदम। नॉन शॉकेबल रिदम क्या होती है, बेसिकली ये आपने देखी होगी टीवी में ठीक है, फ्लैट लाइन हम उसको कहते हैं, फ्लैट लाइन और नियरली फ्लैट लाइन, फ्लैट होने ही वाली लाइन है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिस्टोल कहते हैं ना, ऑल्सो नोन एज फ्लैट लाइन भी कहते हैं। अच्छा, जब कोई इम्पल्स ही नहीं है तो फिर शॉक देने का कोई मतलब है क्या, अरे हमने जब शॉक डिलीवर हमको करना था, तो एक ही कंडीशन में करना था, जब बहुत सारी इम्पल्स हो जिनको हमको बंद कर देना हो, उसके बाद फिर से हमारी इम्पल्स आएगी। तो यहाँ पर तो क्या है, हमारा ले दे करके कोई इम्पल्स ही नहीं है, तो यहाँ शॉक दोगे क्या, नहीं। इसका मतलब जब फ्लैट लाइन आ गई, उसके बाद में आपको शॉक डिलीवर नहीं करना होता है। ठीक है, फ्लैट लाइन और नो वेव्स, ईसीजी का मतलब ही वेव है ना, ईसीजी के अंदर कोई वेव नहीं है। अगेन हार्ट बीट
नहीं होगी, कार्डियक आउटपुट नहीं होगा, और आदमी अनकॉन्शियस अनरेस्पॉन्सिव होगा, है ना। तो ये नॉन शॉकेबल रिदम है। अब देखो, अब दूसरी एक, हम लोग इसका तुरंत कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि इसके अंदर कंपैरिजन अगर मैं करूं तो भैया क्या है कंपैरिजन, है ना। तो देखो, सबसे पहली चीज तो क्या है, मैंने एक टेबल बना दी है कि कहाँ पर आपको देना है, कहाँ पर नहीं देना है। तो देखो, अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बात करूं तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन शॉकेबल रिदम में डिफिब्रिलेट करोगे क्या, करेंगे, ठीक है। ईसीजी का अपीयरेंस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कैसा आएगा, ईसीजी का अपीयरेंस आएगा आपका केओटिक। ठीक है, नो पैटर्न। उसके बाद में पल्स होगी क्या, नहीं होगी। अब देंगे क्या क्या, शॉक दे सकते हैं ट्रीटमेंट में, सीपीआर दे सकते हैं, और ड्रग्स दे सकते हैं। अगेन, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया दो तरीके के बताया था, पॉलीमॉर्फिक और मोनोमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक और मोनोमॉर्फिक दोनों में डिफिब्रिलेट कर सकते हो, कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पल्स रेट थी, है ना। पैटर्न क्या होगा, वाइड, फास्ट, रेगुलर और इरेगुलर, है ना। मतलब जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा लेकिन पूरा नहीं होगा, और जो उसकी वो होगा टाइम है वो वाइड हो जाएगा, है ना। समझे मेरी बात को। दूसरा, पल्स मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। ट्रीटमेंट क्या देंगे, शॉक, सीपीआर, ड्रग्स, है ना। एस स्टॉल, एस स्टॉल के अंदर डिफिब्रिलेट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। क्या दिखेगा, फ्लैट लाइन। पल्स आएगी क्या, नहीं आएगी। क्या दोगे, सीपीआर प्लस ड्रग्स। शॉक दोगे क्या, नहीं दोगे। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर आपका डिफिब्रिलेट करोगे क्या, नहीं करेंगे, है ना। इसके अलावा ईसीजी अपीयरेंस, कैसा दिखेगा, नॉर्मल जैसा दिखेगा। पल्स आएगी क्या, नहीं आएगी। दोगे क्या, सीपीआर प्लस ड्रग्स। क्लियर। ये हमने आपको एक कंपैरेटिव स्टडी बता ली। इसी के बेस पे अब हम तुम लोग तुरंत क्या करते हैं, हमारा जो ACLS है उसका फ्लो पढ़ लेते हैं कि ACLS कैसे देते हैं। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले दोबारा से देखते हैं, स्टेप ऑफ ACLS के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले अटैच मॉनिटर गिव O2, है ना। मॉनिटर को अटैच करोगे, और अटैच करते ही क्या होगा, रिदम पता लगेगी। रिदम पता लगते ही हमने रिदम को असेस किया। दो तरीके की रिदम मैंने आपको पढ़ा दी है, या तो रिदम शॉकेबल होगी या नॉन शॉकेबल होगी, या तो हम करंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। अगर शॉक दे सकते हैं तो सबसे पहली चीज क्या देनी है, शॉक डिलीवर करना है बेटा, है ना। इन केस शॉकेबल रिदम है, यानी कि पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, दोनों में तुरंत शॉक डिलीवर करना है। और अगर नॉन शॉकेबल रिदम है तो नॉन शॉकेबल रिदम की कंडीशन बेटा सबसे पहले क्या देंगे, एपिनेफ्रिन देंगे। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम क्या है, एड्रेनालिन, है ना। ADR देंगे। डोज क्या होगी, 1 mg इन एवरी 3 to 5 मिनट। हर 3 से 5 मिनट के अंदर हमको एपी का 1 mg देना है।
बेसिकली एवरेज लगा लो 4 मिनट के अंदर, यानी कि 30:2 के 5 साइकिल होते हैं तब होती है 2 मिनट, है ना। तो ऐसी 2 बार हम 30:2 के 5 साइकिल देंगे और उसके बाद में एपिनेफ्रिन देंगे, है ना। ये रिपीट कर सकते हैं। दूसरा एपिनेफ्रिन, आप देखो मैंने ऊपर टेबल में बताया था कि हर तरीके की रिदम में एपिनेफ्रिन दे सकते हैं, ठीक है। शॉकेबल है चाहे नॉन शॉकेबल है, दोनों रिदम के अंदर एपिनेफ्रिन दे सकते हैं 3 से 5 मिनट के अंदर, है ना। अच्छा आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शॉकेबल रिदम का, पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आएंगे नॉन शॉकेबल रिदम के ऊपर, है ना। शॉकेबल रिदम के अंदर मैंने शॉक डिलीवर किया, शॉक डिलीवर करने के तुरंत बाद मुझे रिदम असिस्ट नहीं करनी है, क्योंकि मैंने हार्ट को रोक दिया है। रोक दिया है, क्या करोगे, तुरंत सीपीआर दोगे, ठीक है। सीपीआर दिया, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली एक आदमी क्या करेगा, आईवीआईयू एक्सेस ले लेगा, ठीक है। उसके साथ साथ रिवर्सिबल कॉज के लिए असिस्ट करना शुरू कर देगा, है ना। सैम्पलिंग वैम्पलिंग होती रहेगी एक साइड से। अच्छा, 2 मिनट सीपीआर देने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बेटा, रिदम को मैंने एनालाइज करना है। मैंने जो रिदम है उसको एनालाइज करना है कि रिदम कैसी है ना। अब देखो, रिदम को मैंने एनालाइज किया। रिदम को एनालाइज करने के बाद में दो तरीके की रिदम मिल सकती है। शॉक दे चुका हूं, या तो शॉकेबल रिदम मिलेगी, या फिर नॉर्मल साइनस रिदम मिलेगी, या फिर एसिस्टोल होगा, लाइन फ्लैट लाइन आ जाएगी, है ना। अब समझो मेरी बात को, अगर हमको मिलती है नॉर्मल रिदम, है ना, तो नॉर्मल रिदम लेते ही मैं पेशेंट को क्या दूंगा, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर में शुरू कर दूंगा। इसका मतलब हमने पेशेंट स्टेबल मतलब स्टेबल कर लिया, ठीक है। अगेन शॉकेबल रिदम आएगी, शॉक डिलीवर करूंगा, डिलीवर करने के साथ में सीपीआर दूंगा और एपिनेफ्रिन दूंगा। रिदम एनालाइज करने के बाद में शॉकेबल रिदम आई, शॉक डिलीवर किया, फिर सीपीआर दिया और एपिनेफ्रिन दिया, ठीक है। ये प्रोग्राम चलता रहेगा पूरा, है ना। दूसरी तरफ स्टेबल हो गया पेशेंट, तो हमको पोस्ट आरओएससी केयर में भेज देना है, पोस्ट रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, यानी कि पेशेंट स्टेबल होने के बाद वाली केयर के अंदर उसको भेज देना है। नहीं हुआ और ए स्टोल आ गया, है ना। ए स्टोल आ गया, ए स्टोल आने के बाद में हम लोग क्या करेंगे बेटा, ए स्टोल आने के बाद में हम लोग फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल होता है एक, है ना। यानी कि अगर आपको सीधी लाइन मॉनिटर में दिखती है तो उसके लिए हम लोग एक फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल देखते हैं। फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल कुछ स्टेप है ना, जैसे जब आप चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हो तो आपने जो पैड लगाए हुए हैं ना, अटैच किए हुए डिफिब्रिलेटर के, मॉनिटर के जो पैड है, हो सकता है वो डिटैच हो गए, हट गए, है ना। तो सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि जो लीड है उसका प्लेसमेंट सही है। दूसरा, वो मॉनिटर से कनेक्ट तो है ना, हो गया। इसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे कि इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो हमारी लीड है, जैसे डिफॉल्ट लीड होती है बाइपोलर सेकंड, ये थोड़ा सा देख लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ना। बाइपोलर सेकंड जो है वो डिफॉल्ट लीड है जो मॉनिटर में आती रहती है। हमको क्या देखना है, बाइपोलर फर्स्ट और बाइपोलर थर्ड। ये हार्ट के बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसको अलग अलग एंगल से दिखाता है, तो हमको किसी दूसरे एंगल पे भी एडजस्ट करके देख लेना है कि कहीं वहां तो इम्पल्स हमको नहीं दिख रही है। अच्छा, फ्लड लाइट प्रोटोकॉल की दो बात होगी, पहले तो लीड प्लेसमेंट देख लेना है, लीड की कनेक्शन देख लेना है। दूसरा, हमको एक डिफरेंट लीड देख लेनी है, तीनों की तीनों, है ना। इसके साथ साथ हमको क्या करना है, उसके अंदर एक ऑप्शन आता है इंक्रीज एम्पलीट्यूड, है ना, एम्पलीट्यूड बढ़ा के देखना है। तो एम्पलीट्यूड अगर हम बढ़ा के देखेंगे तो हो सकता है कि हमको शॉकेबल रिदम दिख जाए। अगर शॉकेबल रिदम दिख गई तो शॉक डिलीवर करेंगे, और नॉन शॉकेबल रिदम दिख गई तो एपिनेफ्रिन देके सीपीआर शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर है ना। अब देखो, अब मैंने वापस से शॉक दिया, सीपीआर दिया, एपिनेफ्रिन दिया, फिर रिदम का एनालिसिस किया 2 मिनट बाद। हमेशा रिदम का एनालिसिस अगर मैं सीपीआर और एपिनेफ्रिन दे रहा हूं तो भी 2 मिनट के साइकिल के बाद में करूंगा, शॉक दे रहा हूं तो भी 2 मिनट के साइकिल। अरे यार, मैंने कोई काम किया है ना, इफेक्ट आने में समय तो लगेगा, तो मैं रिजल्ट तुरंत नहीं देखूंगा, 2 मिनट बाद ही हमेशा देखूंगा, ये याद रख लेना ना। रिदम का एनालिसिस किया, शॉकेबल रिदम हुई, शॉक डिलीवर किया, फिर हमने सीपीआर दिया, है ना। अब हमने शॉक डिलीवर कर दिए 2-3 बार, है ना। यहां तक हम 2 बार शॉक डिलीवर कर चुके हैं और मरीज का जो एरिथमिया है वो सब साइड नहीं हुआ। अब हम मेडिसिन पे चले जाएंगे। हमको क्या करना है, इसके साथ साथ मेडिसिन देनी है।
मेडिसिन क्या देते हैं, तो बेसिकली मेडिसिन, दो मेडिसिन एंटी एरिथमेटिक का हम लोग ACLS में यूज करते हैं, एमाइडेरोन और जो आपका लिडोकेन है। एमाइडेरोन, अच्छा मैं डोजिंग आपको बता देता हूँ इसकी, है ना। एमाइडेरोन होती है 300 mg स्टेट, ठीक है, प्लस 10 ml NS फ्लश, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि किस ड्रग को फ्लश करने की जरूरत पड़ती है, तो एमिडेरोन को करनी पड़ती है ना। एमिडेरोन हम 300 mg स्टेट में देंगे, ठीक है, किसी भी एज ग्रुप जो अडल्ट वाले हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद में अगेन वही साइकिल मैंने शुरू किया, CPR दे रहा हूँ, CPR देने के बाद 2 मिनट बाद असेस किया, फिर वही है। दूसरी डोज में दे सकता हूँ हाफ ऑफ फर्स्ट डोज, है ना, ऑफ फर्स्ट डोज। हाफ ऑफ फर्स्ट डोज क्या होगी, 150 mg प्लस जो है आपका 10 ml NS के साथ में फ्लश करना है। अगेन हाफ ऑफ फर्स्ट डोज और 10 ml NS से फ्लश करना है। ये तो हो गया एमेडोरॉन, है ना। दूसरे नंबर की ड्रग आपके पास, इसका अल्टरनेट भी होता है, लिडोकेन। यहाँ पर इन दोनों ड्रग का इन्फ्यूजन नहीं है, स्ट्रेट है ना, तुरंत दी जाती है। अच्छा, लिडोकेन क्या होती है, लिडोकेन की पहली डोज होती है 1 to 1.5 mg पर केजी, 1 से 1.5 mg पर केजी, ये पहली डोज है। फिर CPR साइकिल के बाद में अगर पेशेंट स्टेब्लिश नहीं हुआ तो इसका अगेन वही हाफ डोज, है ना, हाफ ऑफ फर्स्ट डोज। ये अब कम हम कब कर रहे हैं, जब हमारा डिफेब्रिलेशन इफेक्टिव नहीं है ना। हाफ ऑफ फर्स्ट डोज, ब्रैकेट में अगर मैं देखूं तो वही 0.5 mg पर केजी से 0.75 mg पर केजी। ये आपका हो गया एमिडेरोन और लिडोकेन हमने दिया। ये साइकिल हम लोग चलाते रहेंगे, कितनी देर तक चलाते रहेंगे, 20 मिनट ऑफ इफेक्टिव CPR। इसके बीच में कहीं भी पेशेंट को क्या हो सकता है, ROSC। ROSC क्या होता है, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, या फिर टॉर, टर्मिनेशन ऑफ रेसिसिटेशन, है ना। हम टर्मिनेशन कर देंगे रेसिसिटेशन का, या फिर ये करेंगे ना। इसके बीच में कहीं भी आ जाएगा तो ROSC, अगर मैंने आपको भी बताया था कि अगर पेशेंट की रिदम हमको मिल गई, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन हो गया, तो पेशेंट तुरंत किसके अंदर चला जाएगा, पोस्ट ROSC केयर के अंदर, है ना। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमको रिदम शॉकेबल मिली नहीं, नई शॉकेबल रिदम मिली, एपिनेफ्रिन हर 30 से 5 मिनट में, रिदम को एनालाइज करेंगे, स्टिल नॉन शॉकेबल है, तो फिर CPR देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हमको एक चीज देखनी है इनके अंदर कि कोई रिवर्सिबल कॉज तो नहीं है, यानी कि जो IOIV लाइन एक्सेस लिया था वहीं पर हमने एक चीज असिस्ट की थी कि कोई ऐसा कॉज तो नहीं है जिसकी वजह से जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसको ट्रीट कर सकते हैं, और ये जो कार्डियक अरेस्ट की जो कंडीशन है उसकी वजह से हुई हो, तो उसको भी हम लोग ट्रीट करने की कोशिश करते हैं ना। नहीं होता है, अगेन 20 मिनट ऑफ हाई क्वालिटी CPR देने के बाद में हम लोग क्या, जो टीम लीडर होता है वो एक डिसीजन लेता है कि भैया मुझे टर्मिनेट करना है या नहीं करना है। उसके भी क्यों क्राइटेरिया है वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस कंडीशन के अंदर हम लोग टर्मिनेट CPR को करते हैं ना। अच्छा, अब देखो, वहां पर तो हम लोगों ने ACLS इस्तेमाल की, ACLS के अंदर जो है, BLS के अंदर जो है वो हमने इस्तेमाल किया था AED, उसको इस्तेमाल करने में कुछ नहीं था, अटैच किया, वो खुद से काम कर रहा है। यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर हमको काम करना है।
है ना। यहाँ पर जो डिफिब्रिलेटर है वो मैनुअल है। मैनुअल डिफिब्रिलेटर कैसे काम करेगा, देखो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर मैं ऑन करना नहीं सिखाऊंगा, ऑन कर ही रखा है आपने, है ना। कन्फर्म द रिदम, रिदम कन्फर्म करनी है। आइदर शॉकेबल और नॉन शॉकेबल, है ना, इधर शॉकेबल और नॉन शॉकेबल। शॉकेबल होगी तो हमें आगे जाना है, नॉन शॉकेबल होगी तो 2 मिनट सीपीआर प्लस एडीआर। अरे मैंने यही तो समझाया था, हर 2 से 5 मिनट के अंदर एडीआर देना है, सीपीआर देना है। अब शॉकेबल रिदम मिल गई तो क्या करना है, एनर्जी सेटिंग सेलेक्ट करनी है। अच्छा ये देखो, इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये तो बताना भूल ही गया तुम लोगों को, है ना। डिफिब्रिलेटर दो तरीके के होते हैं बेटा, यही कोड नेम समझ लेते हैं ना। डिफिब्रिलेटर दो तरीके के होते हैं, पहला मोनोफेजिक और दूसरे नंबर का बाईफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब, जैसे मान लो एक पैड मैंने लगाया यहाँ, दूसरा लगाया आपका एक जगह, ठीक है। मोनोफेजिक क्या करेगा, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, यहां से करंट आएगा इधर की तरफ, ठीक है। ये तो हो गया मोनोफेजिक, एक बार करंट आया, ठीक है। बाईफेजिक के अंदर क्या होता है, जैसे ये प्लस है, यहां से आया माइनस तक, अब क्या हुआ, एक फेज कंप्लीट हुई, अब ये बदल जाएगा, यहां पर हो गया वापस से प्लस और इधर हो गया माइनस, ये वापस से रिटर्न होगा। तो दो फेज में, यानी कि एक बार इधर और एक बार इधर, ये हो गया बाईफेजिक, और एक बार इधर का मतलब मोनोफेजिक। समझ गए अंतर क्या होता है बेसिकली। मोनोफेजिक होता है उसके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो हाई होता है ना। मोनोफेजिक के अंदर एनर्जी लेवल हाई होता है, 360 जूल होता है। दूसरा, इसकी इफेक्टिवनेस कम देखी गई है ना। वहीं पर जो बाईफेजिक होता है ये लोअर एनर्जी में भी काम करता है ना, 150 से लेके 200 तक होता है, 120 से ही शुरू हो जाता है। तो वो अलग अलग मोड के ऊपर डिफरेंट डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर लो एनर्जी है। लो एनर्जी है तो इसका मतलब नुकसान पेशेंट को होने के चांसेस कम रहते हैं कार्डियक मसल्स को, है ना। तो जो प्रिफर करते हैं वो कौन सा करते हैं बेटा, बाईफेजिक प्रिफर करते हैं ना। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सेलेक्ट एनर्जी सेटिंग। एनर्जी सेटिंग सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि प्रॉपर जूल हमको सेलेक्ट करने पड़ेंगे ना। प्रॉपर जूल कैसे, अगर आपको पता नहीं है तो मैक्सिमम जूल सेलेक्ट करो मोनोफेजिक के अंदर, है ना। मैक्सिमम इन मोनोफेजिक और मिनिमम इन बाईफेजिक। ठीक है, नहीं तो आपकी ये सेल्स ट्रेनिंग बताया जाएगा कि आपको कितने शुरू करना है। तो बेसिकली हमको 3 बार, देखो मैं हर 3 से 5 मिनट में शॉक डिलीवर कर सकता हूँ, 2 साइकिल के बाद में एवरेज लगा लो 4 मिनट, 20 मिनट में टर्मिनेट करना है। तो मेरे पास में 5 मौके आएंगे, 5 मौके में से मैं मान लो 3 बार शॉक देता हूँ और 2 बार मैं ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना। पांचों मौके हमारे पूरे हो गए 3 से 5 मिनट के अंदर। अब ये कहानी समझो आप कि जो हमारा, जैसे मैंने शुरू किया आपका 150 जूल से, ठीक है, 150 जूल, उसके बाद में हमेशा जो दूसरा शॉक होगा वो इक्विवेलेंट होगा या फिर हायर एनर्जी लेवल होगा, है ना। तो जो पहला शॉक है वो 150 का होगा, दूसरा है तो 150 का हो सकता है, 170 हो सकता है, दूसरा 170, तीसरा 200। तो बाईफेजिक का मैक्सिमम जूल कितना होता है, 200 होता है, ठीक है। और मोनोफेजिक का मैक्सिमम जूल कितना होता है, 360 होता है। तो मोनोफेजिक का तो 360 का 360 ही देना है आपने, क्यों, बहुत ज्यादा इफेक्टिव वो होता नहीं है, ठीक है, पुरानी टेक्नोलॉजी की। नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमको 150 लेना है, 150 के बाद में 170, उसके बाद में 200,
ठीक है, ये आपके ऊपर है, ये जो डिलीवर कर रहा है उसके ऊपर है, कितना जो आपका टीम लीडर है वो चाहता है ना, 150 टू सॉरी 200 जूल, है ना। अच्छा, इसके बाद में चार्ज द डिफिब्रिलेटर, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, जो डिफिब्रिलेटर है वो डीसी पे काम करता है ना, डायरेक्ट करंट पे काम करता है, तो उसके अंदर बैटरीज होती हैं जो चार्ज होती हैं। तो इसके अंदर हमको चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज कैसे करेंगे, प्रेस द चार्ज बटन। उसके बाद में एंश्योर सेफ्टी। सेफ्टी कैसे एंश्योर करेंगे, जो आदमी डिफिब्रिलेटर दे रहा है वो लाउडली कहेगा आई क्लियर, यू क्लियर, एवरीबडी क्लियर, है ना। आई क्लियर, यू क्लियर और एवरीबडी क्लियर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो, एक सेकेंड आप लोग रुकें। ये रिलायंस ट्रेंड वाले भी माथे खा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा था आपसे कि अगर मान लो आपने पेशेंट को टच कर रखा है, जब शॉक डिलीवर हुआ, जैसे किसी का पैर टच हो रखा है पेशेंट से, तो आपको करंट लगने का कितना चांस है, करंट लग सकता है क्या। आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर पेशेंट मान लो वेट है, शॉक डिलीवर कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। सिर्फ जहां पैड अप्लाई करना है, जहां हमको पेडल्स लगाने वो जगह वेट करनी है ना, वो जगह ड्राई करनी है, सॉरी, है ना। इसके अलावा जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडी में शॉक डिलीवर कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बेसिकली मैंने आपको एक चीज बार बार बता रहा हूँ, बाई पोल होता है ना, एक पोल यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह में ही टर्मिनेट हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर नहीं जाता है। नियरेस्ट इलेक्ट्रोड पे जाकर के क्या है कि आपका जो शॉक है ये टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है, आपको हाथ नहीं लगाना है। सीन सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई क्लियर, यू क्लियर, एवरीबडी क्लियर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर है आपका डिलीवर द शॉक। शॉक को डिलीवर करें। शॉक को डिलीवर कैसे करेंगे, शॉक को डिलीवर करने के लिए भाई साहब शॉक बटन दबाएंगे उसके ऊपर। अरे, शॉक बटन दबा देंगे, पैडल होगा तो पैडल लगा के दबाएंगे, नहीं तो जो अटैचेबल पैड्स हैं, जो चिपकाने वाले पैड होते हैं वो लगे होते हैं, तो वो आपको लगा करके रखना है ना। उसके बाद मैंने आपको बार बार एक चीज समझाई है, रिज्यूम सीपीआर इमीडिएटली टिल नेक्स्ट 2 मिनट्स। अगले 2 मिनट तक आपको सीपीआर देना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, रीअसेस द रिदम, दोबारा से रिदम असिस्ट करनी है। तो ये हो गया आपके स्टेप किसके, डिफिब्रिलेटर के, कि आपको डिफिब्रिलेटर का कैसे कैसे इस्तेमाल करना है ना। बेटा 1 घंटा निकल गया है, अपन इस क्लास को थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये हमने मोटा मोटी पढ़ लिया कि डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, एडी वाला पिछली बार ही बता दिया था आपको, है ना। अच्छा, उसके बाद में पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर, है ना। पेशेंट का हमारा क्या हो गया, आरओएससी हो गया, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन आ गया हमारे पास में ना। पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर आल्सो नोन एज पोस्ट आरओएससी, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन केयर, है ना। सबसे पहला, ऑप्टिमाइज ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन।
ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन को ऑप्टिमाइज करना है। ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? हमको एक थ्रेशोल्ड सेट करना होता है, थ्रेशोल्ड है ना। तो देखो, टारगेट SpO2 हमारा कितना होगा? तो टारगेट SpO2 इन बिटवीन 94 टू 99 परसेंटाइल। ठीक है। अवॉइड हाइपो हाइपर ऑक्सी, है ना, हाइपर ऑक्सीजनेट नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन नहीं देंगे, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाए। अवॉइड हाइपर ऑक्सीया। ठीक है। इसके साथ साथ गिव मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ नीडेड। अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन के मरीज को जरूरत है तो उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन देना है। ठीक है। इसके साथ साथ PCO2 का टारगेट क्या होगा? 35 टू 45 mmHg। ठीक है। 35 से 45 mmHg, इसके अंदर क्या करेंगे, ये सब चीजें करके हम हमारा ऑक्सीजनेशन है ना, उसको इंश्योर कर लेंगे कि भैया ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो रहा है और वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो रहा है। ठीक है। हीमोडायनेमिकली पेशेंट को स्टेबलिश करने की, अगर स्टेबल करने की अगर मैं बात करूं, तो हीमोडायनेमिकली मैं पेशेंट को स्टेबल कैसे करूंगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मुझे रखना है मोर देन 90 mmHg। ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मुझे कितना रखना है? 90 mmHg। इसके अलावा मीन आर्टीरियल प्रेशर, ये भी मुझे कितना रखना है? मोर देन 65 mmHg। ये मेरा टारगेट है, इतना मुझे रखना ही रखना है ना। रखने के लिए क्या करना पड़ सकता है? IV फ्लूइड्स दे सकते हैं और ब्लड प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा स्टिल अगर हाइपोटेंसिव है, इन दोनों चीजों के लिए अगर नॉन रेस्पॉन्सिव है, तो हम क्या दे सकते हैं? प्रेशर्स। प्रेशर्स के अंदर सबसे आइनोट्रोप्स और प्रेशर्स देते हैं बेसिकली आप लोग। नॉरेड नॉरेड्रेनालिन का इन्फ्यूजन देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा हीमोडायनेमिकली, हमने पेशेंट को स्टेबल कर लिया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? 12 लीड ईसीजी लेंगे तुरंत, है ना। 12 लीड ईसीजी लेंगे, और अगर HTEMI, है ना, HT सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफारेक्शन अगर डिटेक्ट होता है, तो हमको पेशेंट को PCI करना है, इमरजेंसी PCI। PCI क्या होता है? परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन हमको करना होता है ना। इसके बाद में अगला स्टेप होगा, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर को न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए चेक प्यूपिल, प्यूपिलरी रेस्पॉन्स चेक करते हैं। इसके साथ साथ GCS चेक करते हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ अवॉइड अर्ली विड्रॉल ऑफ केयर।
है ना। ये जो ROSC केयर है, ये हमको 72 घंटे यानी 3 दिन तक विड्रॉ नहीं करनी है। अगर कर लोगे हो सकता है कि पेशेंट डिटोरिएट कर जाए, है ना। इसके अलावा हम लोग EEG करते हैं, हेड CT और MRI। ये सारी चीजें हम लोग जब करते हैं, जब हमारा ये जो रेस्पॉन्स है ये हमको पुअर लगे, ठीक है। साइंस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डैमेज अगर हो, तभी हमको क्या करना है, EEG करनी है, CT करना है और अर्ली विड्रॉल ऑफ केयर करना है। नेक्स्ट नंबर पे आता है टारगेटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट। टारगेटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो आपका कोर टेम्परेचर है, देखो अगर मान लो न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ है, तो आपको ये पता करना है कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज क्यों हुआ है, क्यों कार्डियक अरेस्ट हुआ है। अंडरलाइन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कम से कम 24 घंटे तो चाहिए। उन 24 घंटों में डैमेज ना बढ़े, इसके लिए पेशेंट को क्या करते हैं हम लोग, हाइपोथर्मिया में डाल देते हैं। इसको बोलते हैं टारगेटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट, TTM, है ना। इसके अंदर टेम्परेचर रखा कितना जाता है, 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है ना। कैसे रख सकते हैं, कूलिंग ब्लैंकेट, आइस पैक्स, कोल्ड सलाइन, है ना, कोल्ड एनीमा, कोल्ड गैस्ट्रिक लवाज, इसके साथ साथ कोल्ड बाउल, सॉरी, ब्लेडर इरिगेशन। ये मैंने आपको सारे तरीके बता दिए जिनसे क्या है किसी पेशेंट का टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं ना। यहाँ पर हम लोग कूलिंग ब्लैंकेट और आइस पैक का, कोल्ड सलाइन का और बाकी कूलिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बाकी सारी चीज़ें भी कर सकते हैं ना, हाइपरथर्मिया में की जाती है ना। अच्छा, उसके बाद में देखो, हाँ, नेक्स्ट नंबर पे आता है आइडेंटिफाई एंड ट्रीट रिवर्सिबल कॉजेज। रिवर्सिबल कॉजेज को ट्रीट करना है। रिवर्सिबल कॉजेज में आपसे आगे डिस्कस कर लूंगा, है ना। तो आगे क्या, अभी डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से रिवर्सिबल कॉज होते हैं। तो देखो, रिवर्सिबल कॉज होते हैं 5HT, है ना, 5H और 5T, ये रिवर्सिबल कॉज होते हैं, मैंने पहले लिख रखा है। कौन कौन से होते हैं, हाइपोवोलीमिया, हाइपोवोलीमिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हाइपोक्सिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हाइड्रोजन आयन यानी कि एसिडोसिस की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अरे हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो एसिड कंसंट्रेशन बढ़ेगा। हाइपो या हाइपरकैलेमिया की वजह से हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोथर्मिया की वजह से हो सकता है। ठीक है। टी की अगर बात करूं, टेंशन न्यूमोथोरेक्स है, कार्डियक टेम्पोनेड है, कोई भी टॉक्सिन है, कोई भी थ्रोम्बोसिस है। थ्रोम्बोसिस मैंने देखा था अगर STMI है तो MI या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। MI या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में हमको थ्रोम्बोलाइज करना पड़ेगा पेशेंट को। उसके लिए हम लोगों ने क्या भेजा था, PIC, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, PCI, है ना। और इसके साथ साथ ट्रॉमा, इनकी चीज़ों की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके रिवर्सिबल कॉजेज हैं। अगर आप लोग इन रिवर्सिबल कॉजेज को ट्रीट नहीं करोगे तो आपको थोड़ी देर बाद फिर से पेशेंट को CPR देना पड़ जाएगा। ठीक है, वापस चलते हैं अपने। अच्छा, ये हो गया हमारा रिवर्सिबल कॉजेज, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एडवांस ICU केयर की, तो एडवांस ICU केयर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ICU में रख के आप मरीज का क्या करोगे, सबसे पहले लैब मॉनिटर की जाती है ना। इन्वेस्टिगेशंस, कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस हम लोग करते हैं, ABG, है ना,
परफ्यूजन मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। लैक्टेट, लैक्टेट क्या है, सेल डेथ को बताता है कि कितनी, मतलब किस लेवल से सेल डेथ हो रही है ना। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट, अरे हाइपर हाइपोकैलेमिया की वजह से हो रहा था ना, उसको भी तो बताएंगे। इसके साथ साथ आरबीएस, ठीक है। हाइपर हाइपोकैलेमिया की वजह से हो रहा था और हाइपर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी हो रहा था ना। उसके साथ साथ सेप्सिस ट्रीट, सेप्सिस और ऑर्गन डिसफंक्शन, कोई ऑर्गन डिसफंक्शन है उसको ट्रीट करेंगे ना। उसके साथ साथ बाकी की चीजें जैसे वेंटिलेटर केयर है, ये सब भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं किसके अंदर, आईसीयू केयर के अंदर प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लास्ट, अगर हम आरओएससी पर नहीं पहुंचे, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन पर नहीं पहुंचे, तो हमें टर्मिनेशन ऑफ रेसिस्टेशन एफर्ट करना पड़ता है। टर्मिनेशन ऑफ रेसिस्टेशन एफर्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया है ना, जैसे कि अनविटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट है ना। अनविटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है इफ इनिशियल रिदम जब आप पहुंचे तो कौन सी थी, ए सिस्टोल थी है ना, एंड नो अर्ली लाइफ, यानी उससे पहले प्यूपिल फिक्स थी, ये क्राइटेरिया हो सकता है। दूसरा, नो रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन डिस्पाइट फुल एसीएलएस, 20 मिनट ऑफ हाई क्वालिटी सीपीआर। 20 मिनट तक आपने हाई क्वालिटी सीपीआर दिया, स्टिल एसिस्टोल, ठीक है। हाँ, परसिस्टेंट एसिस्टोल, यानी कि आपने जितनी भी देर तक दिया उसके अंदर क्या रहा, एसिस्टोल बना रहा। पूरे 20 मिनट तक एसिस्टोल ही रहा है ना। उसके बाद में एसिस्टोल कन्वर्ट नहीं हुआ शॉकेबल रिदम में, है ना। पूरे टाइम तक क्या दिखा हमको, एसिस्टोल दिखा। इसके साथ साथ कोई रिवर्सिबल कॉज नहीं पता लगा पाए, है ना। कोई टेम्पोनेट, कोई ओवरडोज, कुछ भी आप फाइंड नहीं कर पाए, है ना। तो उस कंडीशन में क्या है, या फिर आप सही नहीं कर पाए, उस कंडीशन में भी हमको क्या करना है, टर्मिनेशन ऑफ रेसिस्टेशन करना है। अच्छा, ये कैसे होता है, बेसिकली जो मैंने आपको टीम बताई थी ना एक, वो टीम क्या करती है, उस टीम के अंदर कोई भी आदमी टाइम अनाउंस करता है। कोई भी आदमी कौन करेगा, टीम लीडर करेगा, जो ये डिसीजन लेता है टर्मिनेशन करने का ना, वो क्या करता है, आपका टाइम अनाउंस करता है कि भाई मेरे, कि इतनी देर बाद में हम लोग, जैसे टाइम मान लीजिए 12:30, ठीक है। आप सीपीआर दे रहे हैं और एक टाइम के बाद में आपका लीडर कहता है कि टाइम ऑफ डेथ 12:30 है ना। तो एक चीज और ध्यान रखिए, जब आप सीपीआर दे रहे हैं तो टाइम ऑफ डेथ क्या होगा, जब आप टीओआर करेंगे, टर्मिनेशन ऑफ रेसिस्टेशन को ही टाइम ऑफ डेथ माना जाता है ना, इन केस ऑफ बीएलएस और एसीएलएस, है ना। तो देखो, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब हम लोग देखते हैं एसीएलएस के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं। ड्रग्स कौन कौन सी हो सकती हैं, कुछ ड्रग्स हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का इस्तेमाल 1 mg IV इन एवरी 3 to 5 मिनट,
हर 3 से 5 मिनट के दौरान एक एपी दे सकते हो, ठीक है। एमिडेरोन यूज आफ्टर टू शॉक इन केस ऑफ शॉकेबल रिदम। शॉकेबल रिदम के केस में 2 शॉक दे दिए हैं, उसके बाद में आप लोग एमिडेरोन दे सकते हो। कैसे देंगे? 300 mg, उसके बाद में 150 mg, और दोनों के ही बाद में क्या है, 10 ml NS फ्लैश। हो गया। एट्रोपिन, एट्रोपिन का पुरानी गाइडलाइंस में था 0.5 mg, नई गाइडलाइंस में हुआ 0.6 mg, और फिलहाल है 1 mg, है ना। एट्रोपिन कुछ कंडीशंस के अंदर जैसे इफेक्टिव नहीं होता है। कौन कौन सी कंडीशन के अंदर इफेक्टिव नहीं होता है? 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक, यानी कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, है ना। इसके अलावा 2nd डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक, है ना। इसके अलावा ट्रांसप्लांटेड हार्ट। अगर इसको हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह आप सीपीआर दे रहे हो तो एट्रोपिन कोई काम नहीं करेगा ना। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देते हैं, सॉरी एसिडोसिस सिर्फ, है ना। इसके साथ साथ हाइपरकैलिमिया में। तो कंडीशन में दे सकते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट, हाइपरकैलिमिया, है ना, हाइपरकैलिमिया विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ओवरडोज। ठीक है, ये हो गया हमारा ड्रग्स जो कि हमारे ACLS के अंदर काम आती है ना। अब देखो एक बार क्विकली मैं आपको ये सारी चीजें बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग ये क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। स्टेप्स ऑफ ACLS हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहली बात थी हमारी, किसके साथ शुरू होता है? कोड ब्लू के साथ शुरू होता है ना। कोड ब्लू के साथ शुरू होता है। कोड ब्लू क्या होता है? किसी भी जगह अगर आपके मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो जाए, तो क्या शुरू करते हैं? कोड ब्लू शुरू करते हैं। बच्चों के लिए कोड पिंक शुरू करते हैं ना। कोड ब्लू टीम के अंदर 6 मेंबर होते हैं। टीम लीडर होता है, एयरवे मैनेजर, कंप्रेशर, डिफाइब्रिलेटर, IO IV एक्सेस नर्स, मेडिकेशन नर्स और रिकॉर्डर, है ना। कई जगह 8 भी मिलेगा, आपको 6 ही प्रीफर करना है ना। सब लोगों के रोल समझा दिए थे। ये है कोड रनिंग शीट। कोड रनिंग शीट क्या काम आती है? पूरा के पूरे जो कोड समरी है, कोड को जो मतलब बेसिकली जितने भी इवेंट हुए हैं उन सब को क्या है आपका मेंटेन करने का काम आती है कि भैया पूरे कोड के दौरान आपने क्या क्या हल किए हैं, वो इसके अंदर लिखा जाता है ना। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करूं, सबसे पहले क्या करना है? मॉनिटर करना है और ऑक्सीजन देनी है। उसके बाद में रिदम असेस करनी है, शॉकेबल है नॉन शॉकेबल है। शॉकेबल रिदम 2 होती है, नॉन शॉकेबल भी 2 होती है ना। अच्छा बेसिकली मैंने आपको इतनी बार समझाया, पूरा दिमाग में बैठा लो, है ना। शॉक क्यों दे रहे हैं? हार्ट को बंद करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए नहीं दे रहे हैं ना। जब बहुत सारी इंपल्सेस होंगी जिनको हमको कंट्रोल करना है, तो एक बार हार्ट को हम बंद कर देंगे, उसके बाद से स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन आ जाएगा, है ना। उसके बाद से जो रिटर्न है, जो बेसिकली इंपल्सेस हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। कौन कौन सी होती हैं? शॉकेबल रिदम होती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कोई मॉर्फोलॉजी नहीं, कोई वेव नहीं, पतली पतली सी वेव होती है। मोर देन 300 से ज़्यादा फिब्रिलेशन देखने के लिए मिलते हैं विद इन जो है आपका 1 मिनट, है ना। इसके बाद में दूसरी शॉकेबल रिदम कौन सी होती है?
पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वाइडर कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलती हैं। दो मॉर्फोलॉजी हो सकती है, पॉलीमॉर्फिक और मोनोमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक में लेंथ और विड्थ एक जैसी, पॉलीमॉर्फिक में लेंथ और विड्थ अलग अलग होती है ना। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कोई भी रिदम, ठीक है, जिस रिदम के अंदर पल्स फील ना हो वो क्या है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ठीक है। और एसिस्टोल, एसिस्टोल का मतलब फ्लैट लाइन। ईसीजी के अंदर अगर सीधी लाइन दिख रही है तो वो क्या है, एसिस्टोल है ना। किसके अंदर शॉक देते हैं, किसके अंदर नहीं देते हैं। अच्छा, बेसिकली ड्रग्स और सीपीआर हर रिदम के अंदर देते हैं, जबकि शॉक सिर्फ दो रिदम के अंदर देता है ना। स्टेप ऑफ एसीएलएस की बात कर रहे थे, हमने पढ़ लिया था, रिदम असिस्ट कर लेनी है। अब शॉकेबल रिदम है, सबसे पहला काम शॉक डिलीवर करना है, ठीक है। शॉक डिलीवर कर दिया, 2 मिनट तक सीपीआर देंगे, रिदम असिस्ट करेंगे, ठीक है। शॉकेबल मिली, फिर शॉक देंगे, 2 मिनट तक सीपीआर देंगे, रिदम असिस्ट करेंगे। रिदम असिस्ट करने के बाद में, दो शॉक के बाद में मैंने आपको बताया था क्या देना है, एमिडोरन देना है। 300 mg एमिडोरन देंगे, आईवी पुश करेंगे, उसके साथ में फिर से सीपीआर देने लगेंगे, 2 मिनट बाद फिर एनालाइज करेंगे ना, ठीक है। अब इस तरीके से 2 बार एमिडोरन दे सकते हैं, 3 बार शॉक दे सकते हैं। 2 बार एमिडोरन देने के बाद में आपको क्या करना है, शॉक देना है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज समझिए, अगर हमको इस बीच कहीं एस स्टॉल मिलता है तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, एस फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल क्या होता है, बेसिकली हमको तीन चीजें देखनी है फ्लैट लाइन प्रोटोकॉल के अंदर, है ना। तीन चीजें कौन कौन सी देखनी है, कि भाई लीड प्रॉपरली अटैच है कि नहीं है। दूसरा, एम्पलीट्यूड बढ़ा के देख लेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत लो वोल्टेज हो जो हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम लोग क्या देखेंगे, तीसरे नंबर पे हम लोग एक चीज देखेंगे कि भैया जो लीड है वो बेसिकली स्टैंडर्ड लीड सेकंड होती है, तो लीड भी चेंज कर लेंगे, फर्स्ट या सेकंड पे चले जाएंगे ना। तो ये तो कहानी हो गई हमारी। इसके बाद में रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन होगा, आरओएससी होगा, या फिर हमको टर्मिनेट करना पड़ जाएगा जो हमारा सीपीआर है उसको, है ना। दूसरी तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ नॉन शॉकेबल रिदम में तुरंत एड्रेनलिन देना है, तुरंत एपिनेफ्रिन देना है, 1 mg देना है, हर 3 से 5 मिनट के अंदर देना है। एपिनेफ्रिन दोगे, 2 मिनट सीपीआर दोगे, रिदम एनालाइज करोगे। उसके बाद में अगर स्टिल नॉन शॉकेबल रिदम है तो आगे फिर हमको जा करके क्या करना है, सीपीआर देना है, ठीक है, 2 मिनट तक। अच्छा, अब 2 मिनट तक सीपीआर देने के बाद में 2 बार सीपीआर दे दिया है। अब अगर रिदम शॉकेबल हो गई है तो शॉक देंगे, और अगर नॉन शॉकेबल है तो फिर से एपिनेफ्रिन देंगे ना। ये जो पूरी राम कहानी है चलती रहेगी कब तक, 20 मिनट ऑफ हाई क्वालिटी सीपीआर तक। 20 मिनट के बाद टीम लीडर डिसाइड करेगा कि भैया अब हमको ये रोक देना है ना। तो अगर रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन हुआ तो उसके लिए एक अलग से हम लोग क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड कराते हैं। और अगर टर्मिनेशन कर दिया है तो वहीं पर सीपीआर रुक जाता है, डेथ फॉर्म उसका, बेसिकली उसकी डेथ अनाउंस की जाती है, डिक्लेयर कर दी जाती है पेशेंट को ना। डिफेब्रिलेटर को यूज कैसे करते हैं, रिदम कंफर्म करते हैं, एनर्जी सेलेक्ट करते हैं, चार्ज डिफेब्रिलेटर, एंश्योर से सेफ्टी, डिलीवर द शॉक, रिज्यूम सीपीआर और रीअसेस आफ्टर 2 मिनट, है ना। ये बेसिकली 7 स्टेप है। डिफेब्रिलेटर दो तरीके के होता है, पुराने जमाने में मोनोफेजिक इस्तेमाल होते थे, अब बाईफेजिक इस्तेमाल होते हैं। क्यों, बाईफेजिक में करंट दो फेज में आता है, एक बार इधर एक बार इधर आएगा, है ना। मोनोफेजिक में एक ही बार आएगा। मोनोफेजिक में मैक्सिमम एनर्जी इस्तेमाल की जाती है, और जो बाईफेजिक है उसमें मिनिमम एनर्जी इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना, ठीक है। पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर की अगर मैं बात करूं, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर क्या होती है साहब, सबसे पहले ऑक्सीजनेशन देखना। ऑक्सीजनेशन कितना रखना है, 94 से 99 के बीच में, है ना। EtCO2 कितना रखना है, 35 से 45 mmHg के बीच में। कैसे रखोगे, वेंटिलेटर लगा दोगे अगर नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो, है ना। उसके बाद हीमोडाइनमिक, हीमोडाइनमिक मेंटेन करना है। हीमोडाइनमिक कैसे मेंटेन करोगे, 90 से ऊपर सिस्टोलिक रखना है, और मीन आर्टीरियल प्रेशर मोर देन 65 रखना है। अब रखोगे कैसे, सबसे पहला फ्लूइड देंगे, फ्लूइड से नहीं हो रहा है तो ब्लड प्रोडक्ट्स देंगे, है ना, प्लाज्मा देंगे या फिर होल ब्लड चढ़ाएंगे, जैसा भी होगा। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो प्रेशर देंगे, वैसो प्रेशर्स के अंदर नॉरेड प्रीफर करेंगे, सबसे पहले नॉरेड इन्फ्यूजन शुरू करेंगे ना। उसके बाद में 12 लीड ईसीजी लेंगे। अगर STEMI दिखता है तो तुरंत हम पेशेंट को क्या भेजेंगे, PCI के लिए, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन के लिए, है ना। एंजियोप्लास्टी करवाएंगे पेशेंट की, तो यहां से टेक ओवर कर लेंगे एंजियोप्लास्टी वाले, वो लोग अपना समझेंगे। अगर नहीं है, नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को मॉनिटर करेंगे। अगर पेशेंट रेस्पॉन्सिव है, ठीक है, रेस्पॉन्स कर रहा है, तो नॉर्मल आईसीयू केयर की जरूरत है। नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग चले जाएंगे TTM के ऊपर, टारगेटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट के ऊपर। इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली 32 से 36 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करेंगे अगले 24 घंटे तक। तब तक हम लोग इन सब का अंडरलाइन कॉज ना ढूंढ लें। अंडरलाइन कॉज ढूंढ लेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। मिनिमम 72 घंटे तक पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना है। आईसीयू केयर के अंदर
जितने भी लैब हैं वो मॉनिटर करेंगे। अरे यार जाहिर सी बात है कि आप आरबीएस, इलेक्ट्रोलाइट, एबीजी ये सभी तो मॉनिटर करते हैं आईसीयू के अंदर, है ना? या फिर वेंटिलेटर करेंगे, मॉनिटर, है ना? उसके बाद हमने पढ़ा था रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, 5H और 5T। 5H कौन कौन से? हाइपोवोलेमिया, हाइपोक्सिया, हाइड्रोजन आयन, और आपका हाइपो या हाइपरकैलेमिया, और हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोथर्मिया। ये 5H हो गए। 5T कौन सा? टेंशन, न्यूमोथोरेक्स, टेम्पोनेट, टॉक्सिन्स, थ्रोम्बोसिस और ट्रॉमा। ये 5 आपके टी हो गए। ड्रग्स की अगर मैं बात करूं, 5 ड्रग्स हैं। एपिनेफ्रिन 1 mg आईवी देना है हर 3 से 5 मिनट के अंदर। एमिडेरोन पहली डोज 300 mg किसके बाद में? 2 शॉक देने के बाद में। उसके बाद में 10 ml एनएस पर पुश करनी है, और दूसरी डोज देनी है 150 mg, हाफ ऑफ फर्स्ट डोज, और उसके बाद भी 10 ml एनएस पुश करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि भाई एनएस कब पुश करनी होती है ना। ठीक है। एट्रोपिन की बात करूं, स्टैंडर्ड डोज थी पहले 0.5, उसके बाद हुई 0.6, फिलहाल चल रही है 1 mg। 1 mg दोगे, कब कब इफेक्टिव नहीं होगी? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में नहीं होगी, सेकेंड डिग्री टाइप 2 में नहीं होगी। इसके अलावा अगर ट्रांसप्लांटेड हार्ट है तो उसके अंदर एट्रोपिन कोई काम नहीं करेगा, है ना? सोडा बाइकार्ब अगर एसिडोसिस है या हाइपरकैलेमिया है तो दोगे, और अगर कैल्शियम ग्लूकोनेट भी हाइपरकैलेमिया है या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का ओवरडोज हुआ है तो दोगे। ठीक है। तो ये हो गया था हमारा बीएलएस और एसीएलएस, ये दोनों राम कहानी इसकी पूरी कंप्लीट हो गई है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन सेशन लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, बेसिकली 40-50 क्वेश्चन लेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो पूरा जो ये है ना आपका एसीएलएस और बीसीएलएस पूरा का पूरा कवर कर लेंगे ना। तो ये क्लास हो गई है बेसिकली 1.5 घंटे की। अब इसको इतना ही करते हैं, अब अगली क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे ना। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। थैंक यू। अंग्रेजी भी सुन लो मेरी थोड़ी सी यार।